नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से एक रेल हादसे की खबर आ रही है। यहाँ पर विशाखापट्टनम जा रही एक ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है और इसकी 3 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतरी हैं। विजयनगरम में पटरी से ये ट्रेन उतर गई है और इस वक्त वहाँ पे मौके पर अफरा तफरी का माहौल ज़रूर बना हुआ है। कई लोगों की मौत की आशंका भी इस वक्त जताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि एक और रेल हादसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से जो इस पटरी से उतरने की कई सारे रेल हादसे जो हैं वो सामने आए हैं। बालासोर का हादसा लोगों को अभी तक याद है और उसके बाद अब ये जो रेल हादसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर विजयनगरम में एक रेल हादसा हुआ है जहाँ से ये जो ट्रेन है ये विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी और इसकी 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस वक्त क्योंकि रात का माहौल है, वहाँ पर बचाव कार्य में थोड़ी अंधेरी की वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं। कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस इलाके तक पहुँच पाएँ और लोगों की मदद कर पाएँ। आशंका ये भी जताई जा रही है कि यहाँ पर इस हादसे में कई लोगों की मौत होने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। कई घायल लोग भी इस हादसे में बताए जा रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे भी वहाँ से जानकारी जो आती है वो आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन इस वक्त चलते हैं सीधे हमारी बड़ी खबर की तरफ। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आज इजराइल हमास जंग का 23वां दिन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमास के खिलाफ जंग दूसरे स्टेज पर पहुंच गई है और ये एक लंबा युद्ध होने वाला है। नेतन्याहू ने इसे इजराइल की स्वतंत्रता की दूसरी युद्ध करार दिया है। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पर जो ज़मीनी हमला है उसका दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के 450 ठिकानों पर हमला हुआ है। इजराइल की सेना ने कहा है कि हम हमास के ठिकानों पर लोकेशन को ट्रेस करके हमला कर रहे हैं। हालांकि इस जंग में बड़ी संख्या में जो गाजा में रहने वाले आम लोग हैं वो मारे गए हैं। लगातार 8000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी अब तक गाजा पट्टी पर मौत हो चुकी है। जो इंटरनेशनल दबाव है उसके बढ़ने के बावजूद अभी तक इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी जो है गाजा पट्टी पर वो लगातार जारी है। गाजा में जो संकट है वो अब गहरा गया है। एक जबरदस्त मानवीय त्रासदी के तौर पर अब खड़ा हुआ है। गाजा में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से करीब 3300 नाबालिग हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे और छोटी उम्र के लोग हैं। मारे गए लोगों में 2000 से ज्यादा महिलाएं हैं और करीब 14 लाख लोग इस वक्त गाजा में बेघर है। कुल मिला के 20 लाख की आबादी है, 20 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी है, जिसमें से 14 लाख लोग अभी बेघर हैं। गाजा में फोन, इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो बिल्कुल बंद हैं। दुनिया से कटे हुए गाजा में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। गाजा पहुंच रही मदद जो है वो बेहद नाकाफी है। अब तक 84 ट्रक राहत सामग्री जो है वो गाजा पहुंची है। गाजा के अस्पतालों में ईंधन की बेहद कमी है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। 12 अस्पतालों को हर दिन 94,000 लीटर ईंधन चाहिए। ईंधन ना होने के कारण इलाज में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं, ऐसा WHO ने कहा है। गाजा का गला घोटा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने भी ये बात कही है। लेकिन इन सब बातों का इजराइल के ऊपर कोई असर इस वक्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं गाजा में जारी इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ये तस्वीरें आपको कुछ दिखाते हैं जो इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और लेबनान की हैं। यहाँ पर रोम, इटली में हजारों लोग इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे। रोम में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस नरसंहार को रोका जाए और फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए। वहीं फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाजा में ना फोन काम कर रहे हैं और ना ही इंटरनेट।
वहां के लोगों से बात भी नहीं हो पा रही है। हम सभी उनके साथ हैं और इजराइल को तुरंत हमले बंद करने चाहिए। लेबनान, जहां पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह आतंकवादी जो एक दूसरा एक संगठन है, गिरोह है, वो लगातार इस बात को कह रहा है कि वो भी इजराइल हमास का साथ देता है और इजराइल के खिलाफ है, तो वहाँ पर ये हमला और बढ़ सकता है। लेबनान में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे। 23 दिन बाद जंग कहां खड़ी है और आगे क्या रास्ता होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ डॉक्टर खिवराज जहांगीर जुड़ रहे हैं, ये पश्चिम एशिया के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं, विजिटिंग प्रोफेसर बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में, और इस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाइल अवध साहब जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ पर मिडल ईस्ट के जो मामले हैं उन पे खासी इनकी नज़र रहती है। मैं सबसे पहले अवध साहब आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या अब 23 दिन बाद यूनाइटेड नेशंस में भी जो बात हो रही है, हमास ने इस जंग को 7 अक्टूबर को शुरू तो किया, लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहां अभी आप जाते देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग ये समझते ये युद्ध है इजराइल का हमास से। ये झगड़ा है युद्ध का हमास का नहीं होता है। आपका वेस्ट बैंक में भी देखना पड़ेगा, जेरूसलम भी देखना पड़ेगा, कितना लोग इजराइल फोर्सेस मार दिया था और कितने लोग में डिटेन भी करा दिया। अभी तक 950 लोग अभी वो डिटेन कर रहा है और पूरी पूरी गीतों बनाते, कोई बाहर नहीं जाते, इसलिए बहुत चेक करिए। बाकी जो गाजा के ऊपर चल रहा था, तो जब तक प्रधानमंत्री ने खुद बताया था उसकी फेज 2 शुरू हो गया, और अगर आप ये सुनता उसका स्टेटमेंट है और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, आप देखते तो रिलीजियस फेज भी गया। मतलब ये अभी बिल्कुल क्रिश्चियन, जो ईस्टर्न क्रिश्चियंस और मुस्लिम के साथ में उनकी अगेंस्ट भी किया था, जायोनिस्ट राइट एवेंजलिस्ट उसके साथ में वो कर रहा है। इसलिए ये अभी बहुत खतरनाक है। अभी तक ये झगड़ा जो चल रहा है वो फलस्तीन के ऊपर, अभी तक वो बहुत नुकसान हो गया था ये फलस्तीनी के, और सिर्फ ये तो कंसंट्रेशन कैंप बम्बार्डमेंट चल रहा था और उसके लिए अलावा कोई रुकना नहीं है। इसलिए ये हम लोग क्या कहना चाहते, ये जो चल रहा था उसकी अभी तक खुद नेतन्याहू बता रहे कोई निगोशिएशन भी चल रहा, वो उनके लिए एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर शायद हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एक बड़ा एक फैक्टर होगा इसमें, लेकिन डॉक्टर जहांगीर, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि इस वक्त इजराइल में जिस तरीके की स्थिति अभी बन रही है, एक प्रस्ताव आया है हमास की तरफ से कि अगर आप हमारे लोगों को छोड़ेंगे तो हम जो वहां पर बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं, उनको छोड़ देंगे। उस पर क्या विचार हो रहा है? और जिस तरीके से नेतन्याहू ने कहा है कि ये लंबी जंग है, तो क्या उनका एंड गेम है? किस तरीके से वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नेतन्याहू अपनी एक हारी हुई लड़ाई को दिखाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो काबू में है उनके। नेतन्याहू की मुश्किलें अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कल उनसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उन्होंने उसमें भी टाल मटोली करी और उन्होंने परिवार जो बंधक वहां हैं उनके परिवारों से कल की मुलाकात में कहा कि हम हर भरसक कोशिश करके उनको छुड़ाएंगे। पर उनका छुड़ाना इजराइल के लिए नामुमकिन सा है। अव्वल तो कतर के जरिए जो 4-5 दिन पहले बात हो रही थी वो बात कहीं पहुंची नहीं, और बाद में एहसास हुआ कि कतर सिर्फ हमास को एक वक्त देने की कोशिश कर रहा था, तैयारी करने की। ये जो मांग है ना कि हमास ने अपने बंदी वापस मांगे हैं, ये मांग आज की नहीं है। आप 7 अक्टूबर की शाम इस्लामिक जिहाद की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तब कहा था कि हम अपने सारे बंदी वापस चाहते हैं अगर इसराइल को अपने लोग चाहिए तो। मेरे ख्याल से हमास की ये सोच शुरू से थी कि बंदी जितने ज्यादा मिल जाएं उतना अच्छा है, फिर हम सौदा करेंगे। पर इसराइल ने वो उनकी कोशिश नाकाम कर दी है। अब इसराइल की मांग ये है कि आप अगर सीज फायर चाहते हैं तो आप हमारे बंदी रिहा करें। तो जो गाजा में गुजर रही है लोगों पे, उसमें हमास का भी बहुत बुरा हाथ है। आप ये सोचिए, बिल्कुल। हमास
आज उन बंदियों को देके सीजफायर नहीं करना चाहता, वो अपने लड़ाकों की फिक्र में है जो इसराइल की जेलों में बंद है। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि इसको लेकर एक पहलू हैं। एक, किस तरीके से आप देखते हैं जो भारत का अभी तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइट रोप वॉक चल रहा है, फिलिस्तीन पर उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है, टू नेशन थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं। वहीं जो अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन हुआ, या जो रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें भारत ने एब्सटेन किया क्योंकि वो हमास को लेकर जिस तरीके से उसमें उसका मेंशन नहीं था, उसका समर्थन नहीं करना चाहते थे। तो भारत को लेकर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा, क्या यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं इसमें नाकाम नहीं नजर आ रहा है कि वो किसी भी तरीके का युद्ध विराम या कुछ भी शांति की जो एक पहल है वो शुरू नहीं कर पा रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, तो इसकी सफलताएं और नाकामयाबियां, ये दोनों जो इसके मेंबर मुल्क हैं उनकी सफलता और उनकी असफलता ही है। तो ये कहना कि संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो गया, ये सही नहीं है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि कई बड़ी शक्तियां जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं वो शायद फेल कर गए। मगर ये वक्त नहीं है कि हम गलतियां ठहराएं। इस समय जरूरी है कि हम एक समाधान की तरफ देखें, और ये समाधान होने के लिए ये जरूरी है कि हम उस बिंदु पे वापस जाएं जहां से झगड़ा शुरू हुआ। वो बिंदु था 7 अक्टूबर को, जब हमास ने एक टेरर स्ट्राइक करके 200 बंदी ले लिए। उनकी रिहाई बहुत जरूरी है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, लेकिन उनकी रिहाई के बाद ये मामला नहीं सिर्फ उसी से नहीं खत्म होगा। ये भी जरूरी है कि इसका एक राजनीतिक समाधान ढूंढा जाए, जो टू स्टेट सोल्यूशन है, जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक्सेप्ट कर चुकी है। उसको एक टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये नहीं कि साहब आपने बात शुरू कर दी और वो मसला कहीं पहुंचा ही नहीं। और जहां तक हिंदुस्तान की इनकी स्थिति की बात है, मेरे ख्याल से तो बड़ी ही बड़ा उचित स्टैंड इंडिया ने लिया, क्योंकि जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था उसमें जिसने आक्रमण किया और जिस पे आक्रमण हुआ, उन दोनों को एक ही तरह से देखा गया। हमास का उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। तो कहां से लड़ाई शुरू हुई? ये जरूरी है कि वो 50 साल का संघर्ष है, उसको भूला नहीं जा सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी है कि ये जब एक बार ये बंधक रिहा कर दिए जाएं, फौरन उसके बाद सीज फायर होना चाहिए। और तो पैलेस्टीनियंस की उचित मांग है, उनमें से सबसे जरूरी है टू स्टेट सोल्यूशन, उस पे काम होना चाहिए। और चूंकि इसमें हमास के आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया, जो मेरे ख्याल से उचित बात थी। अवाद साहब, ये जो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आपने वेस्ट बैंक और की बात की, आपने जेरूसलम की बात की, वो एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से वहां पर बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और आम जन मारा जा रहा है। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी गाजा पट्टी पर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या हमास की नहीं है? हमास ने जब ये हमला किया, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि इतना तगड़ा इजराइल की तरफ से इसका रिएक्शन होगा? और अभी भी जैसे डॉक्टर जहांगीर कह रहे हैं कि उनको चिंता अपने लोगों को छुड़ाने की है, ना कि जो वहां पर आम नागरिक हैं उसके बारे में बात करने की, उसके बारे में सोचने की। और डॉक्टर जहांगीर का दोस्त है, वो उनकी मालूम हो गए वहां पर रहने के लिए एक कम से कम 1500 आदमी है, वो जो डिटेन किया, ह्यूमन राइट वॉच भी किया था। ये लोग में कोई लोहा ही नहीं है, किस चीज के लिए कब्जा किया था उनके मालूम भी नहीं है। कोई एडवोकेट नहीं लगा सकते, कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये सारे लोग कहां से जाएंगे? गाजा में जा रहे हैं।
तो लोग यहाँ पर वेस्ट बैंक के जेरूसलम वाले लोग के जो कब्जा किया था। अंकित, आजकल का जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हम लोग उसकी वो ट्रैप नहीं फोल्ड करना चाहते। ये मेरा कहानी है, ये कहानी जो लोग कहते सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद आप सोचना, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते जब तक हमारे घर पे है रिफ्यूजीज, फलस्तीनी रिफ्यूजीज भी है, और सीरिया, लिबानन, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे लोग में जब तक इजराइल एक्सेप्ट नहीं करे 1948, जब तक उनकी फर्स्ट नकबा किया था फलस्तीन के ऊपर, उन्होंने पूरा देश में तोड़ दिया था और 1 मिलियन कम से कम 10 लाख आदमी के भगा दिया था बाहर फलस्तीन के अंदर बाहर। और ये वो लोग सोच रहा था ये सिर्फ हम लोग हॉलोकॉस्ट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये भी हॉलोकॉस्ट फलस्तीनी के लिए। अगर इजराइल एक्सेप्ट करना चाहिए देन वी कैन फाइट, शांति, पीस, अमान आ जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये हम लोग ये कह रहे हैं जो वॉर चल रहा और गाजा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी ऑफ एनिहिलेशन ऑफ द होल पैलेस्टाइन। डॉक्टर जहांगीर, अंत में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एंड गेम क्या है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो अभी चल रहा है इसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा हजारों में लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल में ऐसा हमला बहुत नहीं हुआ इससे पहले, वो भी सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 लाख लोगों को मार के इजराइल ये सोचेगा कि वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो जो क्या एक ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस हमले के बाद, हमास ने जो मौका दिया है उसको भुनाकर एक गाजा पट्टी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इजराइल के तो जो काम है उनको आप मतलब मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता और बहुत से लोग नहीं डिफेंड कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ऑक्यूपेशन का कायम रहना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल बात है। पर ये पेचीदगी जो आप एंड गेम की कह रहे हैं ना, उसमें 2 शर्तें होनी चाहिए। अंकित साहब देखिए, हमास ने 1993 और 95 में जब आया था तब से यासिर अराफात को गद्दार कहा था इजरायलियों के साथ हाथ मिलाने और बातचीत करने के लिए। हमास का जो फिलिस्तीन को लेके जो एजेंडा है वो बहुत धार्मिक एजेंडा है। वो धार्मिक एजेंडा 2 स्टेट की मांग को नहीं मानता। तो हमास का भी इस एंड गेम के न होने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अबू माज़न जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, वो अपने आप में बहुत नाकाम नेता रहे हैं। उनको जितना राजनीतिक और आर्थिक सपोर्ट दुनिया का मिला है यासिर अराफात के गुजरने के बाद, उसको उन्होंने अपने करप्शन और अपने डार्कोनियन ऑटोक्रेटिक सिस्टम में बिल्कुल बर्बाद किया है। तो फिलिस्तीन की जो त्रासदी है ना, उस त्रासदी में सिर्फ इजराइल का ही हाथ हो ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों के नेताओं ने उनका ज्यादा नुकसान किया है अगर आप देखें पिछले 20 सालों में। पर मैं एक और बात पे आता हूं। जैसे अवध साहब ने कहा कि 1948 से ये बात शुरू होनी चाहिए। देखिए, उसमें जब बात 1948 से जब शुरू होगी ना, तो ये भी देखा जाएगा कि अरब देशों ने 2 स्टेट की मांग को उस समय नहीं माना था। यूएन रेजोल्यूशन का उन्होंने बिल्कुल बॉयकॉट किया था और कहा था कि हम लड़के यहूदियों से जमीन वापस लेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक तो ये जमीनें अरबों के कब्जे में थी। गाजा इजिप्ट के कब्जे में था, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के कब्जे में था। इजराइल का कब्जा इन पे 1968 से होता है, ना कि 1948 से। बिल्कुल। तो अरबों की और जो यही है कि आपको हिस्ट्री की थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा और ये बात भी समझनी होगी कि अभी कैसे चीजें परिप्रेक्ष्य में बदली हैं, क्योंकि इस लड़ाई में कोई भी साइड खड़ा होकर कम से कम ये नहीं कह सकता कि उनकी तरफ से गलतियां नहीं हुई हैं या उनके हाथ खून से रंगे नहीं हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है इस चर्चा में अभी फिलहाल देने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छठी जीत भारत ने दर्ज की है। इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया है। विमल जी, ये डिफेंडिंग चैंपियंस की लगातार 5वीं हार है।
ऐसा क्या कभी किसी वर्ल्ड कप में पहले डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ हुआ है? और इस तरह मैच में भारत के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रिकॉर्ड तो है, रिकॉर्ड के हिसाब से तो 92 में भी हुआ है, पाकिस्तान की टीम बाहर हुई बाद में, लेकिन रिकॉर्ड में 1-2 टीमें। लेकिन ये जो शर्मनाक हार है जो आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा हार होना कि मतलब आप कहीं पे कम बैक करते हुए नहीं देखते हैं। 230 से बेहतर क्या आपको स्कोर मिल सकता है? इयन मॉर्गन जो लास्ट टाइम के डिफेंडिंग टीम के कैप्टन हैं, वो कह रहे थे कि 250 इज चेजेबल। ओस पड़ गई, थोड़ा सा विकेट बेहतर हो गया। अगर आप इसको नहीं डिफेंड कर पा रहे, हालांकि जो हमारे बॉलर्स हैं उनको दाद देनी होगी जिस तरह से, मतलब अगर 230 के स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं तो उमर अकबर एंथनी लोग किसी भी हालत में वापसी कर सकते हैं। मोहम्मद शमी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं। कुलदीप यादव देखिए, कुलदीप यादव 2.0 हैं जो पहले थे और अभी हैं उसमें, तो बहुत शानदार ये है। और हमारे साथ कई और एक्सपर्ट्स भी हैं अगर आप सवाल पूछना चाहें। पर मैं आपसे पहले सवाल, और उसके बाद आप फिर अपना ये चर्चा जारी कीजिएगा कि जैसे आप कह रहे 230 रन पे आउट कर दिया, आपके बॉलर्स ने आपको मौका दिया, तो एक तरफ तो इंग्लैंड की बैटिंग चल ही नहीं पा रही, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चली। दूसरी तरफ भारत पहली बार दबाव में दिखाई पड़ा, बैट्समैन जो थे वो पहली बार दबाव में दिखाई पड़े इस टूर्नामेंट के अंदर। काफी अच्छी हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस रही है और आज बॉलर्स ने हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि हम आपका काम पूरा कर देंगे अगर बैट्समैन में कुछ कमी रह गई है तो। चेज करते हुए पहली बार, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वाला पहला मैच याद रखें, 2 विकेट धड़ाधड़ निकले और हम 2-3 विकेट तो हम लगा कि हम उस पहले ही मैच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन चेज करते हुए यकीनन जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब आपके पास सिर्फ एक साझेदारी एक तरह से ढंग की चली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, वहाँ से आप 230 के स्कोर के बाद आप बॉलर आके ये पूरे टूर्नामेंट में अगर बुमराह और शमी ने अगर इस तरह के, शमी तो खैर पिछले ही मैच खेले थे, जिस तरह से बुमराह कर रहा है, जो हमारे पेसर स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में जो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव उस प्रेशर को बरकरार रखते हैं, मतलब उस प्रेशर को कहीं कम नहीं होने देते हैं। बहुत अच्छा टीम जो मतलब अगर देखिए क्या होगा नहीं होगा, हम लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन अगर किसी टीम को चैंपियन बनना है तो ऐसी ही टीम दिखती है। आपके साथ गेस्ट हैं कुछ? हमारे साथ काफ़ी सारे मेहमान हैं, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका फिर से स्वागत है। टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, जीत का सिक्सर लगाया है, इंग्लैंड को हराया है। और बड़ी बात है सबा सर, हम लोग बातचीत कर रहे थे 230 और आप शुरू से कह रहे थे कि ये 230 भी बड़ा मुश्किल होगा, 250 की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन वाकई 230 और दाद देनी होगी गेंदबाजों की, जिस तरह से मतलब आप 100 रन से अगर किसी विपक्षी टीम को हराते हैं तो दाद देनी पड़ेगी उनकी, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम को विमल। वो भी ऐसे कंडीशन में जहां पर बॉल गीली हो रही थी। ये हम लोगों ने देखा कि बॉल कितनी ज्यादा ओस की वजह से, ओस के कारण बॉल गीली हो रही थी। तो ऐसे विपरीत कंडीशंस में 100 रन से ये मैच जीतना, 230 रन का जो लक्ष्य रखा था भारत ने उसको डिफेंड करना, ये जबरदस्त जीत यहाँ पर हासिल की है भारत ने। और एक बार फिर से भारतीय जो बॉलिंग अटैक है उसने शानदार प्रदर्शन किया है। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह, उसके बाद रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को लेकर आया, उन्होंने फिर से वही चमत्कारी गेंदबाजी की जो उन्होंने पिछले मैच में की थी। और उसके बाद कुलदीप यादव को लगाया, उन्होंने 2 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा को उन्होंने लगाया, उन्होंने 1 विकेट लिया। तो ये एक ऐसा प्रदर्शन है जहां पर इंग्लैंड को मौका मिला ही नहीं वापस आने का। मौका सिर्फ उनके पास था जब भारत बल्लेबाजी कर रही थी और भारत के 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, और उसके बाद वो साझेदारी बनाई थी रोहित शर्मा, केएल राहुल ने। उसके बाद कुछ हद तक रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव की 49 रन की पारी, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि 230 रन बनाया जरूर था भारत ने, पर जिस प्रकार के विकेट थे, जिस प्रकार से विकेट बिहेव कर रहा था पहले हाफ में, हालांकि ओस पड़ी जरूर सेकेंड हाफ में, पर भारत ने इन कंडीशंस के बावजूद शानदार गेंदबाजी की। और इस वजह से हुआ कि भारत की गेंदबाजी में वो धार नजर आया, वो सटीक लाइन और लेंथ पेस बॉलर्स में देखने को मिला, और उसके साथ साथ हमारे स्पिनर्स ने भी कमाल कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार है, और अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे ना विमल के, ये तीसरी बार है जब उनके पहले 4 विकेट पहले पावर प्ले में 10 ओवर के अंदर गिर गए हैं। और किसने सोचा था कि एक डिफेंडिंग चैंपियन जो टीम है, जो पिछले 4 साल में 2 विश्व कप जीत चुकी है, एक T20 का और एक वनडे क्रिकेट का, उसकी हालत इस प्रकार की हो जाएगी। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। भाई हमारे गांव घर में कहते हैं, सबा भाई हमारे गांव घर में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो पूछते हैं, अरे भाई क्या खा के आए हो? ये शमी क्या खा कर आए हैं? गुस्सा खाए हैं, चैलेंज खाया है उन्होंने, या ये ठान लिया है कि नहीं बाहर अब नहीं जाऊंगा? क्या खाकर आए हो? अब तो मुझे लगता है कि उनकी फेवरेट फूड इस समय बिरयानी है विमल। पर मुझे लगता नहीं कि उनको इजाजत दी जाती है बिरयानी खाने की, क्योंकि उन्होंने बिरयानी खाना बंद कर दिया है, तो उनका न्यूट्रिशन जो है काफी अच्छा हो गया, और इसी वजह से वो इतनी धमाकेदार गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी जो लाइन और लेंथ है और जिस गति के साथ बॉलिंग कर रहे हैं,
जो सीम पोजीशन के बारे में हम लोग बार बार कहते आते हैं, वो सारा कुछ एक बार फिर से हमें इस परफॉर्मेंस में भी देखने को मिला मोहम्मद शमी के। सभा भाई, हमारे साथ दो इंजीनियर्स हैं, क्रिकेट को करते हैं, क्रिकेट खेलते देखते हैं, क्रिकेट पे पढ़ते लिखते हैं। और पहले मैं चलूँगा सर्वेश के पास। सर्वेश पाइथन के ज़रिए बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स निकाल कर मुझे लगातार बता रहे हैं। सर्वेश, शमी और बुमराह, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर और आप कुलदीप बुमराह के नंबर ऑफ डॉट बॉल्स देखें तो इस वर्ल्ड कप में वो हर तीसरी गेंद पर रन कंसीड कर रहे हैं। मतलब 2 डॉट बॉल्स होती हैं, तीसरी बॉल पे वो रन खाते हैं। आज उनके नंबर्स देखें तो उन्होंने 3 डॉट बॉल्स की हैं और चौथे बॉल पे रन खाया। मतलब उनका जो रेशियो है उन्होंने और बेहतर किया है। हमारे पास रन्स कम थे तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बुमराह ने मतलब काफी स्टेप अप किया है। और उसके अलावा अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो आई थिंक एक स्टैटिस्टिकल एनोमली कह सकते हैं उनको, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था सिर्फ 4 मैचेस खेले थे शमी ने। टीम इंडिया ने खेले थे 9 मैचेस, लीग स्टेज पे 1 मैच खेला था हमने नॉकआउट्स में। मोहम्मद शमी ने सिर्फ 4 मैचेस खेले थे। उस 4 मैचेस में शमी ने दिए थे 14 विकेट्स। मतलब 2 4 विकेट, 2 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ। इस बार भी आप देखें तो पहले मैचेस नहीं खेले, पिछली बार खेले, ले लिए 4 विकेट। इस बार भी वापस खेले, ले लिए 4 विकेट। तो मतलब जब जब शमी वर्ल्ड कप में खेलते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग कर देते हैं। मतलब उनके नंबर्स देखे तो काफी अलग है वो, मतलब एक स्टैटिस्टिकल एनोमली कह सकते हैं कि वो एक, बाकी सब लोग यहाँ और मोहम्मद शमी कहीं और एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। तो शमी के नंबर्स तो काफी आउटस्टैंडिंग थे आज। बिल्कुल। और इनाक्षी, आपके पास आते हैं कुलदीप यादव भी। कुलदीप यादव जैसे आप कह रहे हैं 2.0 है, उत्तर प्रदेश के हैं, उनके जो कोच हैं वो बताते हैं कि कपिल पांडे बताते हैं कि वो काफ़ी लेफ्ट आर्म बैट्समैन के साथ बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करते रहे कानपुर में, लखनऊ में। आप इस पूरे मैच को अगर बॉलर्स के हिसाब से देखें, जैसे सभा भाई के अलावा मुझे नहीं लग रहा था कि कोई और आसपास मेरे कोई कह रहा था कि सब कह रहे थे मैच फंस जाएगा। सभा भाई थोड़ा कूल थे कि नहीं नहीं ये तो मैच निकलेगा। आपको लगता है कि बॉलर्स ने टीम को वो कॉन्फिडेंस दिलाया होगा कि आने वाले बाकी मैचेस तो अलग हैं, सेमीफाइनल में जो नॉकआउट इंपॉर्टेंट मैच होगा वहां के लिए भी अब ज्यादा फिक्र नहीं है? जी, पहले कुलदीप की बात करते हैं। कुलदीप 2.0 जिस प्रकार से 2019 में इंग्लैंड के अगेंस्ट जेसन रॉय और बेयरस्टो ने उनके खिलाफ रन्स मारे थे, उसके बाद उसी वर्ल्ड कप के बाद उनका गिरने लगा था परफॉर्मेंस। जो एक मिस्ट्री स्पिनर जब रिवील हो जाता है, वो उन्होंने ब्रीच किया। जब एक बार मिस्ट्री स्पिनर का ट्रिक्स पता चल गया, उन्होंने वो ब्रीच किया, लेंथ चेंज करी, स्पीड चेंज करी, अपना एक्शन स्ट्रेट किया, बॉडी ज्यादा डाली, उस हिसाब से उनका शोल्डर की वजह से और ज्यादा आर्म तो ज्यादा बेटर हो गए। तो कुलदीप ने आज एक तरीके से एक रिवेंज किया है, 2 विकेट लिए। चलते शमी पे, शमी जैसे सर्वेश भी बोल रहे हैं कि उनके आंकड़े बहुत ही लाजवाब है। लास्ट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे। अभी भी वो ऐसे एक ही प्लेयर है जिन्होंने 2 5 लिए वर्ल्ड कप में। तो शमी ने जिस प्रकार से आज अपना परफॉर्मेंस दिया है, उनकी प्लेस आज कई लोग बोल रहे थे कि शमी खेलेंगे, सिराज खेलेंगे, अश्विन आ जाएंगे, तो तीनों ने अपनी जगह बना ली है। अब देखना होगा नेक्स्ट मैच में क्या यही कंटिन्यू करेंगे या कोई अश्विन को लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। और लास्ट चीज, बुमराह के यॉर्कर्स, बुमराह और शमी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको विकेट से फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको जरूरत ही नहीं है कि विकेट में मूवमेंट हो रही है नहीं हो रहा है, वो अपने एक्यूरेट यॉर्कर्स के जरिए इंडिया को जिताते आए हैं। बिल्कुल सभा भाई, ये एक अहम बात है। क्या अब जो है आने वाले मैच में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। आपको लगता है कि बाकी जितने बाहर हैं मैच के जो खिलाड़ी, चांस के लिए और वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं, आपको लगता है कि वो आजमाने का वक्त आ गया था कि हम नॉकआउट में सेफ जाएं? देखिए, नॉकआउट में अभी भी हम क्वालिफाई किए नहीं है विमल। मुझे लगता है कि कई सारे रेस्ट डेज हैं भारतीय टीम को। तो आपने अगर इस प्रकार के मोमेंटम आपको मिल गई है तो फिर उसको आपको टूटने नहीं देना चाहिए। अब ये अलग बात है कि आपने जैसे कहा कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से भारत अगर परिवर्तन करना चाहता है तो भले ही कर सकता है। एक देखिए, एक बड़ी टीम की निशानी क्या होती है? बड़ी टीम की निशानी ये होती है कि आप 3 चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है उससे ऊपर उठकर आप प्रदर्शन करें। सबसे पहला टॉस, दूसरा पिच और तीसरा कंडीशन। आज ये ऐसा मौका था जहां पर भारत ने इन तीनों चीजों को
जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन चीजों को उन तीनों चीजों को दरकिनार करके शानदार प्रदर्शन किया है। भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया था, भारत के ऊपर चुनौती थी, भारत के ऊपर दबाव था, वहां से भारत ने निकलकर 230 रन का लक्ष्य रखा। जो विकेट था वो टफ था, वहां पर 230 रन बनाए गए। उसके बाद ओस पड़ा, उसके बावजूद भारत ने शानदार गेंदबाजी की और 230 रन डिफेंड किया, वो भी डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने जिनके पास शानदार बैटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये निशानी है कि भारतीय टीम सही समय पर पीक कर रही है। मुझे उम्मीद यही है कि आने वाले मैचेस में भी और आने वाले नॉकआउट मैच में भी, सेमीफाइनल में, फाइनल में भी भारत का यही लय बरकरार रहे और इसी इंटेंसिटी के साथ भारत मैदान में उतरे। आज इंटेंसिटी पर भी देखिए कितनी शानदार मुझे देखने को मिला, फील्डिंग कितनी अच्छी हुई। कम है, एक केवल सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि अगर आपको नियम बदलने का मौका मिले तो इस मैच में एक से ज्यादा मैन ऑफ द मैच आप देंगे? मैं तो सबको दे दूंगा मैन ऑफ द मैच। रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ये मुझे लगता है कि ये 3 जॉइंट विनर्स हैं, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह वो 2 विकेट बैक टू बैक नहीं लेते तो परेशानी बढ़ जाती। अगर मोहम्मद शमी वो पहले स्पेल में 3 विकेट नहीं लेते तब परेशानी बढ़ती। पर 230 रन बनाने में अगर कप्तान का योगदान नहीं रहता तो भारत कैसे यहाँ तक पहुंच पाता। अच्छा सबा भाई, हमारे साथ मुश्किल से पूर्व टेस्ट क्रिकेटर गुरशरण जुड़े। हम एक आखिरी सवाल पूछ रहे गुरशरण सर, आपसे जुड़ नहीं पाए थे। अगर हमें इस टूर्नामेंट का, इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुनना हो, अगर हम नियम को बदलना पड़े तो कितने मैन ऑफ द मैच देंगे आप इसमें? मेरे हिसाब से 3 होने चाहिए। मेरे हिसाब से 3 होने चाहिए, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो किसी एक को ही मिलेगा। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, इन तीनों ने जो भी परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मतलब किसी एक को देना है तो मुझे लगता है रोहित शर्मा। वो इसलिए क्योंकि इस डिफिकल्ट विकेट पे जैसी उन्होंने बैटिंग की, 230 रन, जो कि मतलब कम स्कोर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा 20-25 रन कम हो जाएंगे, बट जैसा पिच था, जैसे डबल पेस था, जैसे मैंने बात की कि फास्ट बॉलर, उनके भी फास्ट बॉलर ने विकेट लिया इस पे, क्योंकि डबल पेस विकेट था। और इसमें बुमराह ने जो मैंने बात की कि एक्स फैक्टर मेरे हिसाब से इंडिया से बुमराह होगा। उन्होंने जो साहबा ने बिल्कुल सही कहा कि 2 विकेट पहले ओवर में जब ली तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि अगली जो बैटिंग टीम को वहां से कम बैक करना। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। और मुझे मुझे पहले भी था कि अब काफी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में आने वाला है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप हमारी झोली में आ सकता है। अभी तक हमने क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन जैसे सबा बता रहे हैं, गुरशरण बता रहे हैं, और भी जितने एक्सपर्ट्स हैं, मीनाक्षी और सर्वेश लगातार नए स्टार्ट से बता रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। हम फैंस और जो एक्सपर्ट्स हैं सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है और ये रथ तेज चलता हुआ आगे जाए, खिताब तक पहुंचे। हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप सब मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले केरल से पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगर में जो रेल हादसा हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर विशाखापट्टनम जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके कई डब्बे, 3 डब्बे जो हैं अभी बताया गया है कि वहाँ पर पटरी से उतर गए, 3 लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ा दुखद हादसा है और इस तरीके से लगातार जो इस तरीके से पिछले कुछ महीनों में रेलवे की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें एक और हादसा अब जुड़ गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा इस वक्त जुड़ रही हैं। उमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या अभी हालात हैं, क्योंकि अंधेरा भी है, रात भी हो रही है, तो वहाँ पर बचाव कार्य में मुश्किलें भी आ रही होंगी? हाँ जी, वहाँ पे तो बहुत अंधेरा है और जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पे पहुंची तो है, लेकिन ये एक्सीडेंट शाम के वक्त पे हुआ था। ये विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी एक पैसेंजर ट्रेन और बताया जा रहा है कि कोई ओवरहेड केबल टूटने की वजह से ट्रेन वहां पे रुक गई थी और उसके बाद पलासा पैसेंजर वहीं से निकलती है और उस पैसेंजर ट्रेन ने आके इस खड़ी हुई जो स्टेशनरी थी उस पैसेंजर ट्रेन को डैश मारा और उसके बाद उसके 3 जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं और ये साइड में एक और गुड्स ट्रेन थी तो उस गुड्स ट्रेन के ऊपर गिरे हैं। तो
तो अब तक जो रिपोर्टर्स या लोकल्स जो उस एरिया में है, उनका कहना है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि कुछ और लोग भी अभी उसमें फंसे हैं या नहीं, क्योंकि अंदाजा ये लगा नहीं पा रहे हैं कि कितने लोग हो सकते हैं उस ट्रेन में, क्योंकि ये रिजर्व वाली बोगी नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन थी और वहां की लोकल एक ट्रेन थी। बताया जा रहा है कि आलामंदा नाम की एक जगह और कंताला पल्ली नाम के बीच में ये हादसा हुआ है और कलेक्टर और जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं वो भी उस एरिया में गए हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एटलीस्ट अबाउट 30 पीपल जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और 3 लोगों के मौत की खबर है। लेकिन जो लोकल्स हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये डेथ टोल और इंक्रीज होकर अब तक तो वो 6 बता रहे हैं, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तो हम वो फिगर नहीं बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बेहद दर्दनाक हादसा, यहाँ पर और ज़्यादा हताहत लोग यहाँ पर हो सकते हैं। इस वक्त राहत और बचाव के कार्य जो हैं वो मौके पर चल रहे हैं।